मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक ही दिन पड़ोस की 2 जुड़वा बहनों से शादी की थी। मेरे भाई ने बिना सोच विचार किए सीधी सादी और दिखने में बेहद खूबसूरत छोटी बहन को चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ मुझे मजबूरी में उस बदसूरत और हमेशा चुपचाप रहने वाली बड़ी बहन से शादी करनी पड़ी। उस वक्त सबने यही कहा कि मेरी लाइफ तो अब पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन 3 साल बाद पासा ऐसा पलटा कि मेरा भाई बीमारियों से घिर गया। बिना बच्चों के वो झुग्गियों में सड़ने को मजबूर हो गया और उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैं शहर का सबसे कम उम्र का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। एक ही साल में मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए और मेरी लाइफ एकदम सेट और मजेदार चल रही थी। मेरी ऐसी खुशहाल जिंदगी देखकर मेरा भाई जलन से भुन गया। हम दोनों के जन्मदिन वाले दिन उसने मेरे कमरे में आग लगा दी और अपने बिगड़े हुए सिरफिरे चेहरे के साथ मुझे घूरते हुए चिल्लाया, हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। फिर तेरी बीवी तेरे लिए किस्मत ले आई और मेरी वाली ने मुझे ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं शादी के रिश्ते वाले उसी पुराने दिन में वापस पहुंच चुका था। मेरा भाई मुझसे पहले ही आगे लपका और चिल्लाकर बोला, मैं बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं ये देखकर धीरे से मुस्कुराया, सिर हिलाया और पड़ोस की छोटी बहन का हाथ थाम लिया। उन 2 लड़कियों में से एक की आंखें बहुत चमकदार थीं, जबकि दूसरी ने अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांध रखा था। लोगों की भीड़ में वही पुराना मंजर देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा रीबर्थ हुआ है। मेरा भाई भी एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर वो बिना सब्र किए सबसे पहले बोल पड़ा, मैं सिस्टर लिंजा को चुनता हूँ। लिनुआन अपने नाम की तरह ही बहुत शांत, समझदार और सलीकेदार है। योंग परिवार की बहू बनने के लिए एकदम परफेक्ट। दादी ने मेरे भाई को तारीफ भरी नजरों से देखा तो वो घमंड में आकर मुझसे बोला, भाई तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना कि मैंने लिन से शादी कर ली। आखिरकार वो छोटी वाली लिन तो शुरू से ही मनहूस लगती है। उसकी बातें सुनकर मुझे 100% यकीन हो गया कि वो भी मेरी तरह पास्ट से रिबन होकर वापस आया है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, किसी को भी चुन लो, एक ही बात है। फिर दादी ने मेरी तरफ देखा, लो फान, क्या तुम छोटी बहन लिन शू से शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने बिना एक पल की हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनकर मेरा भाई तंज कसते हुए हंसा, भाई वो लिन शू 1 नंबर की पनौती है, उससे शादी की तो तुझे कफन तक नसीब नहीं होगा। पिछली लाइफ में मेरे भाई को लगा था कि लिन शू अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांधती है, शायद वो अंधी है और उसके साथ खेलना काफी थ्रिलिंग होगा, इसलिए उसने सारी अफवाहों को इग्नोर करके उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद उस पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी और बर्बादी छा गई। इतने में काले रंग का गाउन पहने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में लिन शू बोली, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? नतीजों की परवाह किए बिना मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसी पल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। लेकिन मैंने दांत भींचते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा। ये सब देखकर मेरा भाई मजे लेते हुए बोला, भाई लगता है तेरी मौत अब बहुत करीब है, मैं तो तेरे जनाजे में आने के लिए बेताब हूँ। दादी को उस पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे अपनी छड़ी से दे मारा। नालायक, अपने ही सगे भाई को बद्दुआ देता है। उस समय की अफवाहें सच थी या नहीं किसे पता। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि लिन शू उसकी जान ले लेगी? सिर पर छड़ी पड़ने के बाद मेरा भाई थोड़ा कसमसाया, लेकिन फिर भी घमंड में सिर उठाए रखा, तो फिर शादी के दिन ही देख लेना, इसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। भाई की इन धमकियों से दादी भी थोड़ी डर गई और बोली, सियान मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में लिन शू से शादी करना चाहते हो? जैसे ही हमारी उंगलियां आपस में फंसी, मुझे लगा कि लिन शू का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पड़ता जा रहा है। लिन शू ने बहुत दबी आवाज में कहा, अभी भी मन बदलने का मौका है। एक बार हम दोनों जुड़ गए तो तुम कभी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। हालांकि उसकी आंखें काले कपड़े से ढकी थीं, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ साफ साफ देख सकती हो। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और बिना हिचकिचाए तेज आवाज में कहा, मैं लिन शू से ही शादी करूंगा, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। पीछे से मेरे भाई के ठहाके मारने की आवाज आई, लेकिन मैं बिना कोई रिएक्शन दिए लिन शू का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। अगले 3 दिनों तक मैंने अकेले ही शादी की पूरी तैयारियां की। शादी का ड्रेस चुना, मेहमानों को इनवाइट किया और सब कुछ परफेक्ट सेट किया। सारा मेहनत और थका देने वाला काम मैंने खुद संभाला। दूसरी तरफ मेरा भाई, उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो अभी बारों में घूम रहा था और लड़कियों के पीछे भाग रहा था। वो तो बस शादी वाले दिन ही भागा भागा आया। हम दोनों की शादी एक ही होटल में रखी गई थी। जब लिन शू सामने आई तो सही से आराम मिलने की वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। वहीं दूसरी तरफ लिन जुआन पिछले कई दिनों से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। बिना किसी आराम के उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। शादी की रस्मों के हिसाब से मुझे और मेरे भाई को दुल्हन की तरफ चलना था और उन्हें पर्सनली स्टेज तक लेकर जाना था, जो उनके खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत को दिखाता था। रास्ते में ही मेरे भाई ने अचानक मेरी तरफ देखकर तंज कसते हुए कहा, भाई तेरा तो खेल खत्म। भीड़ की घबराहट भरी चीखों के बीच मैंने ऊपर देखा तो छत पर लगा भारी झूमर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था, मानो उसका निशाना सीधा मैं ही था। मैंने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर शीशे की तरह भारी हो गए थे। मैं उन्हें उठा ही नहीं पा रहा था।
पिछली लाइफ में मेरा भाई शादी में इसी झूमर की चपेट में आ गया था, जिससे उसके सिर में अंदरूनी ब्लीडिंग हुई और गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो आधे साल तक कोमा में रहा था। निराशा की एक बड़ी लहर मेरे अंदर कौंध गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, क्या ये सच में अनअवॉइडेबल है? लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई। जैसा मैंने सोचा था कि मेरा सिर फट जाएगा और खून बहेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि लिन शू, जिसे मुझसे 5 कदम दूर होना चाहिए था, वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी और जो झूमर मेरे सिर पर गिरने वाला था वो उल्टे मेरे भाई के पैरों पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। वो अपने कुचले हुए पैर की उंगलियों को पकड़कर दर्द से दांत भींचता हुआ मेरी तरफ गुस्से से उंगली उठाकर चिल्लाया, कमीने, तूने क्या चाल चली है? मेहमान हैरान होकर चिल्ला पड़े, क्या मैंने सही देखा? झूमर ने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली। ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। मैंने अनजान बनते हुए कंधे उचकाए और कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा भाई बात को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत ऑर्गेनाइजर को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। जिसने भी ये किया है, अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसके हाथ पैर तोड़कर शार्क के आगे फेंक दूंगा। जल्द ही सीसीटीवी वीडियो बड़ी स्क्रीन पर प्ले हुआ। जैसे ही झूमर मेरी तरफ गिर रहा था, लिन शू एक अबनॉर्मल स्पीड से मेरी तरफ भागी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि स्क्रीन पर उसकी आकृतियों की परछाइयां दिख रही थी और उसके चारों तरफ एक अजीब सी ढाल जैसी बन गई थी, जिसने झूमर को डाइवर्ट करके सीधे मेरे भाई पर गिरा दिया। इस अजीबोगरीब फुटेज को देखकर मेरे भाई के छछूंदर जैसे दोस्त गालियां देने लगे। ये किस तरह का काला जादू है? पुलिस को इसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। मेरे भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लिन शू को गुस्से में घूरते हुए कहा, ये पक्का तेरा ही काम है, मनहूस औरत। तूने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की? मैं भी मन ही मन बहुत हैरान था। पिछली लाइफ में लिन शू ने मेरे भाई को झूमर से पिटते हुए और अस्पताल जाते हुए बिना किसी रिएक्शन के देखा था, तो फिर इस बार उसने मुझे क्यों बचाया? वो अभी काले रंग की शादी की ड्रेस में थी और उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। भले ही वो अंधी लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल सटीक मेरे भाई की तरफ से आई। पति पत्नी एक होते हैं, स्वाभाविक रूप से मैं अपने पति को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। मेरा भाई अचानक सब समझ गया। तो ये तू थी, तूने ही ये सब किया है। मुझे पता था, वरना झूमर अचानक मुझ पर कैसे गिरता? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरा भाई शुरू से ही बिगड़ैल था। उसने अपने फालतू दोस्तों को लिन शू को पीटने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही एक थप्पड़ लिन शू के चेहरे पर पड़ने वाला था, मैंने उस पर हमला करने वाले बंदे को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। मैं दहाड़ा, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। वैसे भी वीडियो में उसने किसी चीज को छुआ तक नहीं है। इससे ये साबित नहीं होता कि ये उसने किया है। मेरी बात बिल्कुल पक्की और अकाट्य थी। आखिरकार सीसीटीवी में लिन शू बस मेरे पास भागकर आई थी और उसने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था जिससे मेरा भाई घायल होता। लेकिन मेरा भाई अपना गुस्सा पी नहीं पाया। उसने अपनी लग्जरी कार की चाबियां जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, जो भी इसके हाथ पैर तोड़ेगा उसे मैं अपनी पैनामेरा गाड़ी दे दूंगा। ये सुनते ही उसके मतलबी दोस्त पागलों की तरह बेकाबू हो गए। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, हाथ मले और लिन शू को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने लिन शू को दबोच लिया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले 2 हाथ इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जल्द ही उन्होंने मुझे जमीन पर पटककर दबोच लिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लाल आंखों से मैंने होस्ट पर चिल्लाते हुए कहा, पुलिस को कॉल करो, जल्दी पुलिस को बुलाओ। लिन शू और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। वो मेरी वाइफ है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचने दे सकता। लू मिंगजो, ये तेरी भाभी है। मैंने अपने भाई को धमकी दी, लेकिन वो बिना किसी परवाह के बेफिक्र खड़ा रहा। एक गहरे सन्नाटे और निराशा ने मुझे घेर लिया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लिन शू की बुरी हालत देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लिन शू पर हमला करने वाले सारे के सारे गुंडे किसी अनजान ताकत की लात खाकर जमीन पर जा गिरे। वे सब छाती पकड़े दर्द से कराहते हुए वहीं ढेर हो गए। लिन शू चलकर मेरे पास आई, मुझे पकड़े हुए बंदे को लात मारकर दूर फेंका और मुझे हाथ पकड़कर उठाया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश न की होती तो मैं भी इनका मुकाबला नहीं कर पाती। इससे पहले कि मैं उसकी बात का मतलब समझ पाता, पुलिस वहां पहुंच गई और उसने हम सबको घेर लिया। पूरी सच्चाई जानने के बाद पुलिस मेरे भाई और उसके आवारा दोस्तों को कस्टडी में लेकर अस्पताल ले गई ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। भले ही वे लिन शू को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन इस हरकत के लिए उन्हें तगड़ा सबक मिलना तय था। जाने से पहले मेरे भाई ने लिन शू और लिन वान दोनों को नफरत भरी नजरों से घूरा। लिन वान को चुपचाप खड़ा देखकर उसने सब मेहमानों के सामने ही उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो चिल्लाया, साली मनहूस, तुझसे बेहतर तो वो अंधी औरत है। आंखें होकर भी तू किसी काम की नहीं है। सब कहते थे कि तू घर में लक्ष्मी और अच्छी किस्मत लाती है, लेकिन तुझसे शादी करते ही मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। लिन वान के गोरे चेहरे पर थप्पड़ का लाल सुर्ख निशान छप गया। बेचारी ने पूरे दिल से शादी की तैयारियां की थीं और बदले में उसे बिना किसी गलती के थप्पड़ खाना पड़ा, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। वो उल्टा मेरे भाई के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगी, मानो उसके सारे गुनाह अपने सर ले रही हो। आई एम सॉरी पतिदेव, ये सब मेरी ही गलती है। मेरे भाई को लगा कि लिन वान तो दब्बू है
और उसे आसानी से दबाया जा सकता है। उसने गुस्से में अपना हाथ झटका और पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरा भाई तो चला गया और उसकी शादी का फंक्शन भी वहीं खत्म हो गया। सारे मेहमान सिर हिलाते हुए वहां से निकल गए और लिन वॉन अकेले स्टेज की लाइटों के नीचे तन्हा और उदास खड़ी रह गई। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी वही दिखावटी मुस्कान थी। मैं मन ही मन हंसा। वो बेवकूफ छोटा भाई, उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपनी इस हरकत की उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। दरअसल अफवाहें थीं कि पड़ोस की उन जुड़वां बहनों की किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। एक जहां पूरब में तूफान और तबाही लाती थी तो दूसरी पश्चिम में खुशहाली के बादल। कहा जाता था कि एक लड़की साक्षात बर्बादी है तो दूसरी अपार किस्मत। अगर कोई बंदा उस पनौती लड़की से शादी कर ले तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था, यहाँ तक कि पानी पीते हुए भी उसका दम घुट सकता था। वहीं दूसरी तरफ किस्मत चमकाने वाली लड़की से शादी करने वाले इंसान के पीछे अपार सफलता और मदद करने वाले लोग लग जाते थे। वो रास्ते पर चलते चलते लॉटरी जीत सकता था। उसके घर का दरवाजा बिचौलियों के चक्कर काट काट कर घिस चुका था। अगर मेरे परदादा ने कभी लिन परिवार की जान न बचाई होती तो हमारी औकात भी नहीं थी कि हम शादी का प्रस्ताव भी ले जा पाते। जब हम शादी के बाद पहली बार अपने बेड पर पहुंचे तो लिन शू ने अचानक ठंडे लहजे में मुझसे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वही पनौती हूँ और तुम्हारे लिए बर्बादी ले आऊंगी? उसके शरीर से एक सिहरन पैदा करने वाली ठंडक निकली जिससे मैं अनजाने में ही कांप उठा। पिछली लाइफ में मैंने उसकी बहन लिन जुआन से शादी की थी और वो सच में अफवाहों जैसी ही थी। उसने मेरे करियर को रॉकेट की तरह उड़ान दी, मुझे बेशुमार दौलत दी, शहर का सबसे अमीर आदमी बनाया और मेरी गोद बच्चों से भर दी। सारे मीडिया ने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान घोषित कर दिया था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस सब के पीछे मुझे कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। इसीलिए इस लाइफ में जब मेरे बेवकूफ भाई ने लिन शू को चुनने के चक्कर में लिन वॉन को छीना तो मैंने राहत की सांस ली थी। काले कपड़े के नीचे लिन शू के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मैंने उसे अपने गले से लगाया और सिर हिलाकर ना कहा। अगले ही पल मैंने लिन शू को पूरी तरह अपना बना लिया। आने वाले दिनों में हम एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे की इज्जत करते हुए रहने लगे। उसी दौरान शहर में कच्चे नीलम रफ जेम्स की एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली थी, जो मेरे लिए अपनी किस्मत बदलने का इकलौता मौका था। मेरा भाई माता पिता का लाडला छोटा बेटा था, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपना ज्यादातर बिजनेस उसी के नाम कर दिया था और मेरे हिस्से बस नाम मात्र के टुकड़े आए थे। इसलिए ये नीलामी ही मेरा इकलौता दांव थी। पिछली लाइफ में लिन जुआन की बदौलत मैंने इस नीलामी में जैकपॉट मारा था और कई शानदार इन्वेस्टमेंट्स करके सबसे अमीर आदमी बन गया था। लिन शू और मैं अभी वेन्यू पर पहुंचे ही थे कि सामने से मेरा भाई और लिन वॉन आते हुए दिख गए। मेरा भाई मुझे देखकर नीचा दिखाते हुए बोला, अरे भाई, पापा ने तो तुझे उस कंगाल हो चुकी छोटी सी कंपनी में धकेल दिया था, फिर भी तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जेम ऑक्शन में आने की? ऊपर से इस मनहूस औरत को साथ लेकर घूम रहा है। तुझे डर नहीं लगता कि तू अपना सब कुछ गंवा बैठेगा, यहाँ तक कि तेरे अंडरवियर तक नीलाम हो जाएं? उसकी बात सुनते ही आसपास खड़ी भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हाँ यार, किसी अंधी औरत को साथ लेकर घूमना कितना शर्मनाक है। मैंने ठंडी सांस खींचते हुए गुस्से से हुंकार भरी और बोलने वाले की तरफ देखा। मुझ पर तंज कसना है कस ले, लेकिन अगर दोबारा मेरी वाइफ की इंसल्ट की ना तो कल तेरा मुंह कुत्तों के आगे फेंकवा दूंगा। लिन शू ने अभी शादी वाले दिन ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे 1% भी भरोसा नहीं था कि वो कोई पनौती है। भले ही मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मैं लू परिवार का बड़ा बेटा था। वो बंदा मेरी धमकी से पूरी तरह सहमत तो नहीं हुआ, लेकिन चुपचाप अपना गुस्सा थूक कर पीछे हट गया। इसके बाद मैं लिन शू का हाथ पकड़कर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में स्टेज पर एक के बाद एक कच्चे पत्थर लाए जाने लगे। लिन वॉन के इशारों और हिंट्स की मदद से मेरे भाई ने पहले ही कई टॉप क्वालिटी के कीमती पत्थर खरीद लिए थे। मुझे कोई बोली न लगाते देख वो मुझे चिढ़ाते हुए बोला, इस पनौती औरत को तो असली नकली की रत्ती भर समझ नहीं है। इतने सारे कमाल के पत्थर निकल गए और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं आया। मेरी वाली से तो आधी भी काम की नहीं है ये। मेरे भाई ने घमंड में आकर लिन वॉन को गले से लगा लिया। लिन वॉन उसके आगोश में बुरी तरह कांप रही थी। अपनी नजर के कोने से मैंने देखा कि उसकी पूरी बॉडी पर हरे नीले छाले और खरोंचे थीं और होठों के कोने से खून जम चुका था। वो भी अपने भाई की तरफ खौफनाक नजरों से देख रही थी। मैं उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी लिन शू ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाकर कहा, हस्बैंड, उस वाले पत्थर पर दांव लगाओ। मैंने स्टेज की तरफ देखा। वो एक गड्ढों भरा, दिखने में बेहद गंदा और बदसूरत पत्थर था, जिसकी जरा भी वैल्यू नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि जेम एक्सपर्ट्स भी ऐसे रद्दी पत्थर को काटने की जहमत न उठाते। लेकिन लिन शू ने पूरी सच्चाई के साथ मेरा हाथ पकड़ा। मुझ पर भरोसा रखो हस्बैंड। मैंने बदले में उसका बर्फीला हाथ कसकर पकड़ा, अपना कार्ड हवा में उठाया और तेज आवाज में चिल्लाया, 10 लाख। ये सुनते ही भीड़ में जोरदार ठहाके गूंज उठे। हा हा हा, ये सच में उस अंधी औरत की बातों में आ गया। इस कबाड़ पत्थर पर 10 लाख की बोली लगा रहा है। ऐसे कचरे को तो कुत्ता भी न पूछे। इसे इस रद्दी पर 10 लाख उड़ाने की हिम्मत दी किसने? मेरे भाई ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई,
मैं जानता हूँ तुझे जलन हो रही है कि मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरी अटेंशन पाने के लिए तुझे इतना रद्दी पत्थर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कटेगा और इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो रोते हुए मेरे पास एक्सचेंज करने की भीख मत मांगना। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, अपनी मनमानी नहीं चला सकते तुम। मैं बस मुस्कुराया। मैंने अपनी कलाई से अपनी रोल्स रॉयस कार की चाबी निकाली और जोर से टेबल पर पटक दी। फिर क्या तू मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखता है? अगर मैं हारा तो ये कार तेरी। बता क्या बोलता है? मेरा भाई ऐसे हंसा जैसे किसी जोकर को देख रहा हो। भाई तुझे ये कार खरीदने में 2 साल की कड़ी मेहनत लगी थी, यही तेरे पास सबसे कीमती चीज बची है। तुझे इसे अपने बिजनेस के बैकअप फंड की तरह रखना चाहिए, शर्त में उड़ाने के लिए नहीं। कितना बड़ा वेस्ट है। मैंने इरिटेट होकर भौहें सिकोड़ी। हाँ या ना बोल। मेरा भाई मेरा नेचर अच्छी तरह जानता था। मैं बिना पक्के प्लान के कभी रिस्क नहीं लेता। वो अचानक झिझकने लगा। तभी लिन वान ने पीछे से उसे थोड़ा धक्का दिया और हिम्मत दी। उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। मैं लकी हूँ और तू पनौती, लेकिन मैं तेरी तरह कंजूस नहीं हूँ। मैं अपनी जमीन का प्लॉट और कंपनी के 20% शेयर्स दांव पर लगाता हूँ। अगर तू हारा तो तू और तेरी ये बीवी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। मैंने हाथ उठाया और अपने बॉडीगार्ड्स को तुरंत एक लीगल एग्रीमेंट तैयार करने को कहा। फिर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अफसोस कि तुझे वो मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं खुशी खुशी तेरी ये सारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा। भीड़ एक बार फिर हंस पड़ी। लू परिवार का बड़ा बेटा अंधी औरत से शादी करके पूरी तरह सटिया गया है। वो फूटा हुआ पत्थर तो दरवाजे के नीचे अटकाने के लायक भी नहीं है, जबकि छोटे मालिक का पत्थर देखकर लग रहा है कि उसमें से बड़ा खजाना निकलेगा। कोई ताज्जुब नहीं कि बुढ़े ने मरने से पहले इसे फूटी कौड़ी नहीं दी। इस समझ के साथ तो ये कब का कंगाल हो चुका होता। वहाँ का होस्ट मुझे जानता था। उसने सलाह दी, बड़े मालिक, पत्थर कटने से पहले आप अभी भी शर्त कैंसिल कर सकते हैं। एक बार पत्थर कट गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिन शू का बर्फ जैसा ठंडा हाथ थामे मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कोई बात नहीं, इसे काटो। होस्ट ने निराशा भरी नजरों से मुझे देखा और फिर पब्लिक के सामने दोनों पत्थरों को कटवाना शुरू किया। जैसे जैसे मशीन से पत्थर कट रहे थे, मेरी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। लिन शू की आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो लिन वॉन की तरह खुली आंखों से नहीं देख सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये दांव रंग लाएगा या नहीं, लेकिन तभी भीड़ के मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकली, वॉयलेट जेड। ये तो इंपीरियल ग्रेड का बैंगनी नीलम है। ट्रे के अंदर बर्फ जैसा चमकता हुआ बैंगनी नीलम अपनी नीली बैंगनी किरणों से पूरे हॉल को चमका रहा था। मेरे भाई का इंपीरियल ग्रीन पत्थर, जो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, इस वॉयलेट जेड के आगे एकदम फीका पड़ गया और किसी मामूली सड़क के पत्थर जैसा दिखने लगा। मेरे भाई का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया मानो खून की एक बूंद भी न बची हो। उसने तुरंत होस्ट की गर्दन दबोच ली और चिल्लाया, तुम लोगों ने ये सब फिक्स किया है ना? इस कचरा पत्थर में से इतना टॉप ग्रेड माल निकल ही नहीं सकता। मुझे अभी सीसीटीवी देखना है। ये नामुमकिन है। सिक्योरिटी में तैनात बॉडीगार्ड्स ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया और दूर धकेला। होस्ट ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में सीसीटीवी फुटेज सीधा मेरे भाई के मुंह पर दे मारी। छोटे मालिक, जरा आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। ये रफ स्टोन सबके सामने कायदे से कटा है। इसमें चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाई ने कांपते हाथों से उस वीडियो को बार बार देखा और फिर गुस्से में फोन को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। असंभव, मैं इसे और कटवाने की डिमांड करता हूँ। वो अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। उसका पत्थर अभी सिर्फ एक स्टीम्ड बन आकार का ही कटा था। शायद अंदर सिर्फ मामूली बीन टेक्सचर का कोर हो, लेकिन मेरा पत्थर बहुत बड़ा था और अभी पूरी तरह खुला नहीं था, इसलिए हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ था। मैं लाचारी से मुस्कुरा दिया। मेरा भाई अपनी बाजी बचाने के लिए छटपटा रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और ठंडी हुंकार भरी, ज्यादा खुश मत हो, पत्थर अभी पूरी तरह खुला नहीं है। भले ही ये वॉयलेट जेड हो, लेकिन अगर अंदर से बीन टेक्सचर निकला तो इसकी कोई खास कीमत नहीं मिलेगी, जबकि एक पूरा इंपीरियल ग्रीन पत्थर अनमोल होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हाथ हवा में लहराया। ठीक है, दोनों को पूरा खोल दो, लेकिन मेरे पत्थर को मशीन से धीरे धीरे घिस कर खोलना। जब तुम खुद की बेइज्जती कराने पर ही तुले हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दूंगा। भले ही होस्ट को मेरी बात समझ नहीं आई, फिर भी मेरी जिद पर उसने पत्थर को घिसना शुरू किया। जब पत्थर पूरी तरह से खुला तो मेरे भाई का इंपीरियल ग्रीन पत्थर अंदर से सूखा और रद्दी बीन टेक्सचर निकला। वहीं दूसरी तरफ मेरा पत्थर, अरे बाप रे, ये तो फुल कैबिनेट क्वालिटी का पत्थर था। सदियों में एक बार दिखने वाला नायाब पत्थर। अकेले इस पत्थर की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। पूरे हॉल में शोर मच गया। लू परिवार का बड़ा बेटा तो रातों रात अरबपति बन गया। छोटे मालिक का इंपीरियल ग्रीन तो इस फुल कैबिनेट के आगे एकदम कचरा है। छोटे मालिक ने अभी अभी अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगाई थी। अगर वो हार गए तो सीधे सड़क पर आ जाएंगे। आसपास के फुसफुसाहट सुनकर मेरे भाई का चेहरा फाक पड़ गया। उसने दांत भींचे और दबे पांव खिसकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने उसे दबोच लिया और जबरदस्ती थंब इम्प्रेशन लगवा लिया। साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आते ही मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। इस पैसे से अपनी पिछली लाइफ की यादों के दम पर मैं फिर से शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता था।
मैंने लिनशू का हाथ थामा और दिल से शुक्रिया कहा। थैंक यू लिनशू। लिनशू मेरी बाहों में सिमट गई और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हम दोनों का ये प्यार भरा पल मेरे भाई की आंखों में खटक गया। वो अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कांपते शरीर से मेरी तरफ बढ़ा। उसने लिनशू का हाथ पागलों की तरह झटके से पकड़ा और चिल्लाया, लिनशू तू मेरे भाई की मदद क्यों कर रही है? तू तो एक पनौती है ना, तू साफ साफ एक पनौती है, फिर तू बार बार मेरे भाई की मदद क्यों कर रही है? उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि लिनशू दर्द से कराह उठी। मैंने तुरंत लिनशू को अपनी बाहों में छुपाया, उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंका और ठंडे लहजे में कहा, आंखें खोलकर देख, ये तेरी भाभी है। हाथ कहाँ लगा रहा है? मेरा भाई जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। भाई मेरे साथ एंडिंग फिर से वही क्यों हुई? क्यों तूने एक पनौती से शादी की फिर भी तेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है? क्यों? वो उठा और लिन वान पर लात घूंसों की बरसात करने लगा। तू तो लक लाती थी ना, तू मेरे लिए गुड लक क्यों नहीं ला रही? अपनी सारी किस्मत मुझे दे दे, वरना मैं तेरे हाथ पैर काट दूंगा। लिन वान का सिर फटने लगा था। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसका पागल पति रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आसपास के लोग उंगलियां उठाने लगे। लगता है छोटे मालिक ने सच में किसी बर्बादी लाने वाली औरत से शादी कर ली है। न सिर्फ शादी के दिन इसकी वजह से उसके पैर की उंगलियां टूट गईं, बल्कि इसने उसे पूरी तरह कंगाल और बर्बाद भी कर दिया। जो पत्थर उसने चुना था उसे एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह हरा जेड बताया था। किसे पता था कि इसके साथ आते ही वो रद्दी बीन क्वालिटी में बदल जाएगा। पक्का ये सब इसी पनौती औरत की वजह से हुआ है। भीड़ की बातें मेरे भाई के कानों में पड़ी तो वो और ज्यादा हैवान बन गया। मैंने लिन वॉन की तरफ बस एक नजर देखा और फिर मुंह फेर लिया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई को एक बात का अंदाजा ही नहीं था, पड़ोस की वे दोनों बेटियां कभी पनौती थी ही नहीं। वे दोनों ही असल में साक्षात लकी स्टार्स थीं। उस तांत्रिक या गुरु की प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत थी। वे बेटियां सिर्फ बरकत ही नहीं लाती थीं, बल्कि उनके साथ आफत भी आती थी। अगर आप उनमें से किसी से शादी करते हैं तो आपको उनकी पूरी देखभाल करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा और उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखना होगा। लेकिन अगर आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया तो आपको उसका 1000 या 10,000 गुना ज्यादा भयानक बैकलैश झेलना पड़ेगा। अपनी पिछली लाइफ की यादों के दम पर मैंने उस जमीन पर 50 मंजिला गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी। जब वहां से हाई स्पीड ट्रेन का रूट निकला तो उस जमीन को सरकारी प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और उसकी मार्केट वैल्यू आसमान छूने लगी। देखते ही देखते डिमोलिशन के मुआवजे और कंपनी के शेयर्स के दम पर मैं पूरे हाई सिटी का सबसे अमीर आदमी बन गया। इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई ने बाहर कितनी मिस्ट्रेस पाल रखी थी। ऑक्शन में हुई उस फजीहत के बाद जब वे औरतें उससे ब्रेकअप फीस मांगने आईं तो बेचारों को अपनी महंगी घड़ियां और लग्जरी कारें तक बेचनी पड़ी, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। आखिरकार उसे लिन वॉन के साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने जाना पड़ा। उसे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने और अय्याशी की आदत थी। जब चापलूस दोस्तों ने साथ छोड़ दिया तो वो रोज शराब पीकर घर आता और लिन वॉन को बेदर्दी से मारता पीटता और गालियां देता। लिन वॉन ने जैसे तैसे एक नौकरी ढूंढी, लेकिन पहली सैलरी मिलने से पहले ही मेरा भाई उससे पैसे छीनकर शराब में उड़ा देता। उनकी जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। ये सब सुनकर मैंने सिर्फ अपना सिर हिलाया। अगर उसने लिन वॉन के साथ थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव किया होता तो उसका ये हाल कभी न होता। पर अफसोस, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसने ये आफत खुद ही मोल ली थी। तभी लिनशू ने स्टडी रूम का दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी और उसकी भौहें खुशी से खिल उठी थीं। डार्लिंग, आई थिंक मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैंने बेहद एक्साइटेड होकर लिनशू के पेट की तरफ देखा। पिछली लाइफ में लिन वॉन काफी समय तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और काफी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही कंसीव कर पाई थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिनशू अपनी बहन से भी ज्यादा कमाल निकलेगी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाकर हवा में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया। ये तो बहुत शानदार न्यूज है जान। जब तुम मेरे साथ घर चलोगी तो हम ये बड़ी खुशखबरी दादी के साथ शेयर करेंगे। लिनशू ने प्यार से मेरे सीने पर एक मुक्का मारा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिठास थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे इतना थका दिया कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। दिल अंदर से पूरी तरह खुश था। लिनशू से शादी के इस 1 साल में मुझे फाइनली समझ आया कि एक असली मैरिज कैसी होती है। न सिर्फ हमारे इंटरेस्ट मिलते थे, बल्कि वो मुझे बिजनेस की बारीकियों में भी गाइड करती थी। भले ही वो बाहर से ठंडी और सख्त लगती हो, लेकिन एक बार जब आप उसे समझ जाएं, तो वो एक बेहद सॉफ्ट और प्यारी बिल्ली की तरह बन जाती है, जिसे संभालना बहुत आसान है। वो अपनी आंखों पर काला कपड़ा बांधे रखती थी, जिससे लगता था कि वो काफी चालाक है, लेकिन असल में वो एक बेहद इनोसेंट और शांत लड़की थी। तभी मुझे अपनी पिछली लाइफ में लिन वॉन के साथ बिताए दिन याद आ गए। वो बाहर से बहुत सीधी और ख्याल रखने वाली लगती थी, लेकिन असल में वो मीठी छुरी की तरह थी। हर चीज को उसके फायदे और वैल्यू से नापती थी। मिसाल के तौर पर शादी में मुझे हादसे से बचाने के बदले उसने शर्त रखी थी कि मुझे पूरी जिंदगी उसका वफादार और गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बनाने की कीमत ये थी कि मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी की बलि देनी पड़ती। बाद में जब मैंने उससे बच्चे के लिए भीख मांगी तो उसने बदले में मेरी दादी की जान मांग ली। मैंने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन जब दादी को इस बारे में पता चला तो वे अपनी पोते की खुशी के लिए तैयार हो गईं।
अफसोस कि दादी के मरने से पहले वे अपने पोते पोती का मुंह भी नहीं देख पाईं। लिन वान बेहद चालाक और शातिर दिमाग की थी। वो जो कीमत वसूलती थी वो 100 या 1000 गुना ज्यादा होती थी। इसीलिए अपनी मौत के दिन तक मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाया। दादी ने कांपते हाथों में प्रेगनेंसी रिपोर्ट पकड़ी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लुओफान, लिनशु, तुम दोनों ने इस बुढ़िया का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। मरने से पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि लू परिवार का वंश कभी रुकना नहीं चाहिए। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो सुकून से दम तोड़ सकूंगी। दादी ने दादाजी की तस्वीर को पकड़ रखा था और वे कांप रही थीं। मैंने तुरंत उन्हें संभाला। दादी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। आप अभी अपना सारा सामान पैक कीजिए और मेरे साथ आकर रहिए। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर मेरा भाई दोबारा खड़ा होना चाहेगा तो वो जरूर बच्चों की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और बच्चों को छीनने का मतलब होगा दादी की जान का खतरा। इससे पहले कि वो वापस आए, हमें दादी को यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। ये जो दूसरों की लाइफ चुराने वाला काला जादू या खेल है, ये कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, और लिन वान जैसी औरत अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। काला जादू करने के लिए उस औरत को दादी के जिस्म को छूना पड़ता, इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में दादी के करीब नहीं भटकने दे सकता था। मैं अभी दादी को कार में बैठने में मदद कर ही रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार सीधी हमारी तरफ झपटी। उस क्रिटिकल मोमेंट में मैंने दादी और लिनशु, अपनी लाइफ की 2 सबसे खास और इम्पोर्टेंट औरतों को कसकर पकड़ा और उन्हें ढाल बनकर अपनी बाहों में छुपा लिया। अगर गाड़ी ऊपर चढ़ भी जाती तो उन्हें बस मामूली चोटें ही आती। लेकिन तभी एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल धमाका हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आखिरी सेकंड में लिनशु ने अपनी आंखों से वो काला कपड़ा झटके से खींचकर फेंक दिया। उसकी आंखों से एक चमकदार सुनहरी रोशनी की बीम निकली जिसने उस कार की दिशा हवा में ही मोड़ दी। कार सीधे गेट के पत्थर के पिलर से जा टकराई और टकराते ही उसके परखच्चे उड़ गए और उसमें से भयानक लपटें निकलने लगी। मैं अभी इस सदमे में ही था कि लिनशु अंधी नहीं है। तभी जलती हुई कार से एक बंदा घिसकता हुआ बाहर निकला। वो मेरा छोटा भाई था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और दोनों पैर पूरी तरह मुड़कर टूट चुके थे। वो खुखार नजरों से हमें घूरते हुए चिल्लाया, तुम सब मर क्यों नहीं जाते? दादी, क्या तुम्हें पोता नहीं चाहिए था? लिन वान ने मुझसे कहा था कि अगर तुम मर जाओगी तो वो हमारे खानदान को एक वारिस दे सकती है, तो तुम मर क्यों नहीं जाती? लुओफान और लिनशु, तुम दोनों भी दफन हो जाओ। ये पूरा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए थी। मेरा छोटा भाई पूरी तरह पागल और सनकी हो चुका था। उसके दिमाग में बस पैसा और जायदाद सवार थी, लेकिन अपनी इस सड़ी हुई फितरत के साथ वो इस संपत्ति को सिर्फ बर्बादी में ही उड़ाता। दादी गुस्से और गम से पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। नालायक मिंगजो, तू थोड़ी सी जायदाद के लिए अपनी ही बूढ़ी दादी पर गाड़ी चढ़ाने चला था। मेरा दिल भी ये सब देखकर ठंडा पड़ गया था। बचपन में मेरा भाई शरारती जरूर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा हैवान कैसे बन गया। वो पागलों की तरह दहाड़ा। क्यों? बचपन से तुम सब मुझे ही जिद्दी और आवारा कहते आए। अगर मम्मी पापा ने मुझ पर तरस खाकर अपनी वसीयत में ज्यादातर जायदाद मेरे नाम न की होती तो तुम जैसी बुढ़िया ने तो सब कुछ मेरे भाई के नाम ही कर दिया होता। मैं तुम सबको कुचल देना चाहता था, सबको। ये खुशहाल जिंदगी मेरी होनी चाहिए थी। मेरा भाई अपने जुनून में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं गुस्से में भौहें सिकोड़कर उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि लिनशु ने आगे बढ़कर मेरे भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो दहाड़ी, ये सब तेरा ही कमाया हुआ फल है। तूने ऐश परस्ती की और मेरी बहन को कुत्ते की तरह पीटा। तू इसी लायक है। आंखों से कपड़ा हटते ही लिनशु बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद खौफनाक लग रही थी। मेरा भाई एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर बौखलाकर बोला, तू देख सकती है क्या? अभी जो हुआ वो तेरा किया धरा था। लिनशु ने लात मारकर उसका हाथ दूर फेंका। मैं कभी अंधी थी ही नहीं। मेरी ये आंखें फ्यूचर देख सकती हैं और मुसीबतों को टाल सकती हैं, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ 2 बार कर सकती थी, इसीलिए इन्हें ढका रखती थी। और तुझे लगा कि तू गाड़ी से हमें कुचल देगा? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेरे भाई की आंखों में नफरत की चिंगारी भड़क उठी। उसने घिसटते हुए लिनशु का टखना पकड़ने की कोशिश की। साली, मुझे तुम दोनों बहनों को जान से मार देना चाहिए था। तुम दोनों मेरी बर्बादी बनकर आई हो। मैंने तुरंत लिनशु को खींचकर अपनी बाहों में लिया और एक जोरदार लात मेरे भाई के मुंह पर मारी। दोबारा बोलकर दिखा, हिम्मत है तो छूकर दिखा उसे। तेरे पास मौका था। तू चाहता तो शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन तूने अपनी पूरी लाइफ अय्याशी में उड़ा दी। कोई काम का स्किल नहीं सीखा और उल्टा लिन वान पर जुल्म ढाए। ये सब तेरा अपना किया धरा है। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय तू दूसरों को दोष दे रहा है। ये अंजाम तेरा ही कमाया हुआ है। मेरी लात से उसके मुंह के दांत टूट गए थे। वो खून की उल्टी करते हुए रोने और अनाप शनाप बकने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, अफसोस, जलन और पछतावे से भरी हुई। मैंने लिनशु का हाथ थामा और वहां से निकलने लगा, क्योंकि अब वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादी की आंखें नम थीं। उनसे अपने पोते की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। लुओफान, शायद हमें इसे बचाना चाहिए। आखिरकार ये तेरा सगा भाई है। मैंने एक ठंडी सांस भरी। दादी,
ऐसे संपेरों पर दया दिखाने का मतलब खुद को डसवाना है। लेकिन अगर आप फिर भी मदद करना चाहती हैं तो बस एक एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, उतना काफी होगा। इतना कहकर मैं लिनशु को लेकर पहले कार में बैठ गया, ये भांपकर कि मैं अभी भी दादी को लेकर फिक्रमंद हूँ। लिनशु ने मेरा हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, दादी इतनी बेवकूफ नहीं है। और सच में कुछ ही देर में दादी रोती हुई आंखों से वापस कार में आई और भारी दिल से बोली, लुओफान, तेरे भाई को अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने उसे हमेशा के लिए बेदखल करने और सारे रिश्ते तोड़ने का लेटर थमा दिया है। अब से उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अब से उसका हमारे लू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिल टूट चुका है, लेकिन मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब चीजों को जाने दे सकूं। हालांकि उनकी आंखों के कोनों में बहते आंसू साफ बता रहे थे कि अपने पोते को यूं अलग करना उनके लिए कितना मुश्किल था। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, दादी आप दुखी मत होइए, आपके पास अभी भी मैं और लिनशु हैं। हम आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। दादी ने कार की खिड़की से टेक लगाई। उनकी आंखें बहुत उदास थीं। मैं जानती हूँ शियाओफान, तेरा भाई पूरी तरह बौखला गया था। उसने उस बेचारी लिन वॉन को डिग्गी में बंद कर दिया था। जब वो मिली तो आग से उसका आधा चेहरा जल चुका था। मैंने मेडिकल स्टाफ से कहकर उसे भी अस्पताल भिजवा दिया है। तू उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करवा देना। आखिरकार एक औरत का चेहरा बहुत मायने रखता है। लिनशु ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। मुझे भी किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। मैंने तुरंत पूछा, दादी क्या आपने लिन वॉन को छुआ था? दादी हैरान होकर बोली, शियाओफान तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? वो डिग्गी में तड़प रही थी। मैंने उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला। आग बहुत तेज थी तो मेरे हाथ की चमड़ी भी थोड़ी जल गई। दादी ने अपना झुर्रियों वाला हाथ आगे बढ़ाया जहाँ जलने का एक छोटा सा निशान था। ये देखते ही मेरा दिल बैठ गया। दादी आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। दादी के चेहरे पर उलझन आ गई। शियाओफान तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? लिन वॉन भी तो एक इंसान है। मैं उसे मरता हुआ कैसे छोड़ देती? मैंने तंग आकर तेज आवाज में कहा, दादी आप जानती हैं कि लिन वॉन आपकी जान लेना चाहती थी। दादी किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझे देखने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत किया। मेरे अंदर अब गहरा पछतावा भरा था। मेरी गलती थी कि मैंने दादी को सब कुछ पहले साफ साफ नहीं समझाया था। मेरी वजह से वे इस चाल में फंस गईं। पर किसे पता था कि लिन वॉन डिग्गी में जलने का नाटक करके दादी की दयालुता का ऐसा फायदा उठाएगी। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया और लिनशु की तरफ मुड़ा। जान, क्या इसका कोई रास्ता है? लिनशु का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने गहरी चिंता में भौहें सिकोड़ी और मेरा दिल और बैठने लगा। मेरे माँ बाप हमेशा मेरे छोटे भाई को प्यार करते थे और मुझसे ठंडे रहते थे। बचपन में जब मुझे किंडरगार्टन में भूल जाया गया था तब दादी ही भयंकर तूफान की परवाह किए बिना मुझे लेने आई थी। उस दिन उनका पैर टूट गया था और वे आधा साल तक चल भी नहीं पाई थी। इसीलिए इस लाइफ में मैं दादी को अपने पास लाकर उन्हें पोते पोतियों का प्यार और सुकून से भरी बुढ़ापे की जिंदगी देना चाहता था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। मैं लिन वॉन से बात करने नीचे जाने ही वाला था कि लिनशु ने मुझे रोक लिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अब सिर्फ एक ही आखिरी मौका बचा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी रोशनी चमकी, मानो वो किसी और ही दुनिया से सब देख रही हो। कुछ देर बाद वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। हस्बैंड, तुम अकेले उससे मिलने मत जाओ, हम साथ चलेंगे। मेरी आंखें फ्यूचर देख सकती हैं। मेरी बहन उसी अस्पताल की तरफ जा रही है जहां लू मिंगजो भर्ती है। मैंने राहत की सांस ली और लिनशु का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने ड्राइवर को तुरंत उस अस्पताल की तरफ गाड़ी भगाने का ऑर्डर दिया। अस्पताल पहुंचकर जब हम वार्ड की तरफ बढ़े तो देखा कि लिन वॉन अपने फूले हुए पेट को संभाले मेरे भाई के कमरे में दाखिल हो रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और लिन वॉन का पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? उसने सच में दादी की लाइफ एनर्जी चुरा ली थी। मैं अंदर जाकर उसे खींचकर बाहर निकालने ही वाला था कि दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर आंसू बह रहे थे। शियाओफान, अगर लिन वॉन के पेट में पल रहा बच्चा सच में हमारे खानदान का है तो एक बच्चे के बदले मेरी जान जाना घाटे का सौदा नहीं है। दादी की नजर लिनशु के पेट पर गई और उनके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव आ गया। तेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि लू परिवार का वंश रुकना नहीं चाहिए। तेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी, लेकिन अब तुम दोनों के घर में बच्चे देखकर मैं सुकून से मर सकती हूँ। दादी की बातें ऐसी लग रही थी जैसे वे अपनी वसीयत बोल रही हों, जिससे मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने उनका कांपता हुआ हाथ थामा। दादी, ऐसा मत कहिए। पंडित ने कहा था कि आप लंबी उम्र जिएंगी। मैं इन छोटे प्रेतों को आपकी उम्र चुराने नहीं दूंगा। मेरी आंखों में पक्का इरादा था। मैंने वार्ड का दरवाजा लात मारकर खोला, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए। कमरे के अंदर लिन वॉन हाथ में चाकू लिए मेरे भाई की छाती में बार बार घोंप रही थी। वो चाकू मारते मारते पागलों की तरह चीख रही थी, मर जा तू। वो किसी कठपुतली की तरह मैकेनिकली ये दोहराए जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके झुलसे हुए चेहरे और होठों पर वही मीठी डरावनी मुस्कान थी। मेरा भाई जो एक्सीडेंट की वजह से पहले से ही अधमरा पड़ा था, दर्द से तड़पते हुए मदद के लिए चिल्लाया, भाई बचाओ मुझे, ये औरत पागल हो गई है। उसने लिन वॉन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया जैसे वो पहले मारता था,
लेकिन इस बार लिन वॉन ने उसकी कलाई को उल्टे मरोड़कर उसे गोल घुमा दिया। हरामी औरत, तू मुझे क्यों मार रही है? मेरा भाई दर्द से तड़प उठा। वो अब भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। लिन शू और मैं थोड़ी दूरी बनाकर खड़े थे और हैरानी से लिन वॉन को देख रहे थे। पिछली लाइफ में लेन देन के मामलों में ज्यादा दिमाग लगाने के अलावा लिन वॉन इतनी सनकी कभी नहीं थी। जैसा उसका नाम था, वो बहुत शांत और प्यारी हुआ करती थी, जो कभी गालियां नहीं देती थी, और अगर किसी चींटी पर भी उसका पैर पड़ जाए तो आधे दिन रोती रहती थी। आखिर उसे किस चीज ने इतना खुखार बना दिया था? चाकू के हत्थे को कसकर पकड़े हुए लिन वॉन ने अपने होंठ चबाए और नफरत से बोली, तू मुझसे प्यार नहीं करता था? फिर तूने मुझे क्यों चुना? तूने मेरे साथ घटिया बर्ताव किया, मुझे मारा पीटा और गालियां दी। तू कभी पति बनने के लायक था ही नहीं। तूने पिछली लाइफ की तरह मेरी बहन को क्यों नहीं चुना? उसे अपने जुल्म सहने देता। तूने मुझे ही क्यों चुना? मर जा तू। ये सुनकर मेरे मन में ख्याल आया, क्या ये दोनों बहनें भी रिबन होकर आई हैं? मेरा भाई लिन वॉन के आगे गिड़गिड़ाने लगा, मेरी गलती हो गई, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सच में सुधर जाऊंगा, अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा, अब कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ना गाली दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन लिन वॉन सोचने समझने की हालत से बहुत दूर जा चुकी थी। जल्द ही मेरे भाई की आवाज धीमी पड़ने लगी। वो आंखें फाड़े खौफ और पछतावे के साथ वहीं ढेर हो गया। देर से पहुंची दादी ने जैसे ही ये मंजर देखा, वे मौके पर ही बेहोश हो गईं। दादी, मैंने तुरंत उन्हें संभाला। मुझे लगा कि यह भी लिन वॉन का ही किया धरा है, इसलिए मैंने दादी को संभालकर डॉक्टर के हवाले किया और सीधे जाकर लिन वॉन का गला दबोच लिया। मेरी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तूने मेरी दादी के साथ क्या किया? उनकी बची हुई उम्र वापस लौटा। मैंने सीधा उसकी आंखों में घूरते हुए चेतावनी दी, अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं जान से मार दूंगा। माहौल में भारी तनाव था। लिन शू पास में घबराकर खड़ी थी, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। लिन वॉन ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी और प्यार का भाव आ गया। लुओफान, मैं भी रिबर्न होकर आई हूँ। मैंने दादी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बदले लू मिंगजो की बची हुई जिंदगी का सौदा किया है। पिछली लाइफ में मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई थी। मैं तुम्हारे साथ ठंडी रहती थी, लेकिन जब इस बार मैं गाड़ी की डिग्गी में रिबर्न हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती थी। बात बस इतनी थी कि मुझे कभी किसी से प्यार करना आया ही नहीं। उसने अपना गाल मेरे हाथ से टिका दिया और मुझसे चिपकते हुए बोली, अब मुझे सब समझ आ गया है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। उस कार एक्सीडेंट ने लिन वॉन को भी रिबर्न कर दिया था और अब वो कह रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने भौहें सिकोड़ी। लिन वॉन का इस तरह मेरे पीछे पड़ना एक ऐसा सपना था जिसे देखने की हिम्मत मैंने पिछली लाइफ में कभी नहीं की थी। जब हमारी शादी हुई थी तब मैं सच में उससे प्यार करता था। मैंने एक परफेक्ट पति बनने की हर मुमकिन कोशिश की, उससे हमेशा प्यार से बात की। उसकी एक झलक पाने के लिए मैंने आसमान के तारे जमीन पर उतार दिए और ऑक्शन का सारा कीमती माल खरीद कर उसके कदमों में डाल दिया। उसने कहा कि उसे कुछ पसंद है तो मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर उसे रात भर सितारे दिखाने ले गया। लेकिन मेरी इस बेपनाह मोहब्बत के बदले लिन वॉन से मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिलता था, ये सब बहुत बोरिंग है। जब मैं अपने कॉमन इंटरेस्ट की बात करता तो वो कहती कि ये बेवकूफ़ी है। जब मैं रोमांस की बात करता तो वो कहती कि वो बिजी है। 2 बच्चों के पैदा होने के बाद तो उसने बच्चों की देखभाल का बहाना बनाकर मुझसे पूरी तरह दूरी बना ली। हमारा प्यार दिन ब दिन खत्म होता गया। बाहर से देखने वालों के लिए हम 2 बच्चों के साथ एक परफेक्ट और लवी डवी कपल लगते थे, लेकिन अंदर से हमारी लाइफ पूरी तरह बेस्वाद और खोखली हो चुकी थी। इसीलिए जब बाद में मेरे भाई ने मुझे जलाकर मार डाला था तो मुझे एक तरह से राहत ही मिली थी कि चलो अब मुझे लिन वॉन के साथ वो उबाऊ जिंदगी और नहीं जीनी पड़ेगी। लिन शू ये सब बहुत इनसिक्योर होकर देख रही थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी और अपनी बात कहने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे मुझे खोने का डर सता रहा था। हस्बैंड, तुम अब मेरे हो, दूर हटो यहाँ से। मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। मैंने लिन शू की तरफ देखा तो मुझे थोड़ा झटका लगा और दिल में एक प्यारी सी मिठास भर गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत रहने वाली लिन शू मेरे लिए अपनी ही सगी बहन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लिन वॉन ने अपनी बहन की धमकी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। लुओफान, मैंने सच में दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या तुम फिर से मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? मैंने अपनी आंखें नीचे झुकाईं। लिन शू ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका चेहरा तनाव से भर गया। लिन वॉन ने जीत की मुस्कान के साथ अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, लेकिन ठीक उसी पल मैंने लिन वॉन को किसी कचरे की तरह घसीटकर जमीन पर पटक दिया। अच्छा हुआ कि तूने दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बीच रिश्ता सिर्फ देवर और भाभी का ही रहेगा। मैंने लिन शू को अपनी बाहों में खींच लिया। लिन शू और मैं पति पत्नी हैं। उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसी बकवास दोबारा नहीं करोगी, क्योंकि तुमने लू मिंगजो का मर्डर किया है, इसलिए अब कानून ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। मैं एक वफादार इंसान हूँ जो जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से सच्चा प्यार करता है। जिस रात से मैंने लिन शू से शादी की है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का रहूंगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है लिन वॉन, तुम मेरे लिए बीता हुआ कल हो। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी फीलिंग्स नहीं बची हैं।
जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने लिन वॉन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। जब पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मेरी आस्तीन पकड़कर रोने लगी। लुओफान, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे देखने के लिए भागते हुए अस्पताल क्यों आए? तुम्हारे दिल के किसी कोने में आज भी मेरे लिए परवाह बची है ना? मैंने झटका मारकर उसका हाथ छुड़ाया। मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुमने मेरी दादी के साथ कोई नीच हरकत तो नहीं की। बाकी तुम्हारा क्या होता है मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लिन वॉन की तड़प छटपटाती नजरों के सामने लिन शू और मैंने एक दूसरे का हाथ थामा और दादी के वार्ड की तरफ बढ़ गए। पीछे से लिन वॉन के पछतावे से भरे चीखने की आवाजें आ रही थीं। लुओफान, हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे दोबारा कभी ठंडे मन से बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। चलो फिर से सब ठीक कर लेते हैं। मैं अब तुम्हारे खिलाफ कोई चाल नहीं चलूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब पुलिस उसे दूर ले गई तो उसकी गिड़गिड़ाती हुई आवाजें भी धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन लिन शू का तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो मेरी कमर को इतनी कसकर जकड़े हुए थी मानो उसे डर हो कि मैं अचानक गायब न हो जाऊं। उसकी आंखों में खौफ था। हस्बैंड, मेरी बहन तुम्हें उस नाम से क्यों बुला रही थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले न जाओ। बचपन से मेरी बहन हमेशा बहुत मीठी और सीधी बनकर बातें करती थी और फिर धीरे धीरे मेरे सारे दोस्तों और मेरी चीजों को मुझसे छीन लेती थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मेरे सामने नाटक तो नहीं कर रहे। उसकी बातें सुनकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि लिन शू अंदर से इतनी इनसिक्योर महसूस कर रही है। मैंने उसे अपनी पिछली लाइफ की पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद लिन शू का प्यारा सा चेहरा पीला पड़ गया। उसने रोती हुई आवाज में मुझे और कसकर गले से लगा लिया। हस्बैंड, आग में जलकर मरना तुम्हारे लिए कितना भयानक और दर्दनाक रहा होगा। मुझे उस लूमिंगजो को कुत्ते की मौत मारना ही होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? इस लाइफ में मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगी। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने सीने से हटाते हुए मैंने उसके आंसू पोंछे और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। वो सब बीती बातें हैं जान। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? चिंता मत करो। मैं इस जन्म में तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी इस छोटी सी बिल्ली को अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्यार से लिन शू की नाक खींच दी। ये सुनते ही उसके रोते हुए चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान खिल उठी। हम दोनों के इस ड्रामे और आवाजों से दादी की नींद खुल गई। उठते ही दादी ने खिड़की के बाहर देखा। मेरे भाई की लाश को एक गाड़ी में लादा जा रहा था ताकि उसे श्मशान कब्रिस्तान ले जाया जा सके। दादी ने शायद अस्पताल के कमरे में हुई हमारी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने एक लंबी ठंडी सांस भरी। उनकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। वे भारी आवाज में बोली, अरे मिंगजो, तूने अपनी ऐश परस्ती और घमंड में अपनी ही जिंदगी कौड़ियों के भाव गंवा दी। मेरे पोते, बड़े होते होते तेरी मति इतनी कैसे भ्रष्ट हो गई थी? हे भगवान। दादी ने अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए बेड पर हाथ पटका। लिन शू और मैंने एक दूसरे को देखा और तुरंत जाकर उन्हें संभाला और चुप कराया। फिर वो दिन भी आया जब लिन शू ने हमारी बेटी को जन्म दिया और उसी दिन लिन वॉन की सजा का फैसला भी आ गया। जानबूझकर किए गए मर्डर के जुर्म में अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन क्योंकि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उसकी सजाए मौत पर 2 साल का स्टे लगा दिया गया। दादी ने लिन वॉन के बच्चे को खुद पालने का फैसला किया। आखिरकार वो भी तो लू परिवार का ही खून था। दादी के चेहरे पर उस बच्चे को देखकर आई खुशी को देखकर मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। दूसरी तरफ लिन शू ने एक बेहद प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मैंने उसका नाम शिनवान रखा, इस दुआ के साथ कि उसकी जिंदगी हमेशा बिना किसी रुकावट के खुशहाल रहे और वो अपनी लाइफ में हर मुकाम हासिल करे। और इस तरह हमारा ये छोटा सा खुशहाल परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हंसता खेलता रहा।